कौन सा? क्या चल रहा था लास्ट? नहीं आया था? क्यों? एंड सेम चल रहा था, ठीक है ठीक है। आगे। अच्छा, वो वाला हुआ था ना न्यूमेरिकल। आंसर बताओ उसका। अच्छा ये, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल मिला है सेम वैरायटी का। करते हैं उसको फॉर अ प्रैक्टिस ना। क्वेश्चन लिखो। द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन, मैं डेटा नहीं चेंज कर रहा हूं। A probability that a man speaks truth is 4 by 5. A probability that a man speaks truth is 4 by 5. Full stop. A coin is tossed. A coin is tossed. Full stop. The man reports that a head appears. The man reports that a head appears. The man reports that head appears. Full stop. The probability that actually there was a head. The probability that actually there was a head. The probability that actually there was a head. चलो हम ऑप्शन लिख लेते हैं, ABCD। 4 by 5, 1 by 2, 1 by 5, लास्ट इज 2 by 5। पिछला न्यूमरिकल और ये न्यूमरिकल सिमिलर काइंड ऑफ न्यूमरिकल है, उस कंसेप्ट को रिविजिट या रिवाइंड करने के लिए ये वाला न्यूमरिकल दिया गया है। समझ में आ रहा है? ये नहीं कहना है कि नहीं बन रहा है। पहली क्लास है क्या आपकी? हम्म? पहली क्लास है? पूरी पहली क्लास है? अच्छा। ऑनलाइन पहली, हाँ तो फिर कोई इश्यू नहीं है। क्लास की स्ट्रेंथ टाइम से टाइम घटनी चाहिए। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? क्लास का स्ट्रेंथ विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एज टाइम इंक्रीजेस, विच इज लाइक अ कॉमन फिनोमेना। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ क्लास का स्ट्रेंथ मुझे कम होता दिखाई देना चाहिए। क्लियर हो गया? क्योंकि लास्ट में जो बच जाएगा पहले ही मैं बता दूंगा सर को, और मैं भी जान जाऊंगा कि इन्हीं का होने वाला है, बाकी सब सिंसियर नहीं है। मैसेज क्लियर हो गया? ये इनडायरेक्टली ट्रोलिंग कहते हैं इसको। बेस थ्योरम। वन प्रोबेबिलिटी इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द रिवर्स प्रोबेबिलिटी। रिवर्स ट्रोलिंग है ये, गधो। समझ में आया? तो उस क्लास की स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहे तो बेहतर है, या तो बढ़े तो बेहतर है। जो पिछला वाला स्टेटमेंट था वो गलत स्टेटमेंट है, वो आपको इनडायरेक्ट मोटिवेशन के लिए है। कर्टेन बंद नहीं करना चाहिए था। VEIL क्या बोलते हैं? पर्दा को क्या बोलते हैं हम? वेल, हाँ। वी स्पेलिंग बताओ। VEIL हो, बंद करो इसको। ऑप्शन नहीं पता, मतलब आंसर नहीं पता बेटा, वो आप लोग बताएंगे। मैं तो रेंडमली बस क्वेश्चन ढूंढा। एंड मैं क्यों छुपाऊं, वो NCERT का है। दोनों न्यूमेरिकल। बट गेट एग्जाम में आया हुआ है इसके पहला वाला न्यूमेरिकल। देखें एक बार। यार सिमिलर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है या कुछ बदल गया? बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ है ना? कितना गिवन है? 4 by 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाई, झूठ बोल रहे हैं, 1 by 5।
प्रोबेबिलिटी हेड का डिस्कशन कर रहा है टेल का, फर्क पड़ता नहीं है वो। क्या है अभी डिस्कशन किसका है? क्विकली बताओ। 1/2। आगे, वॉट ही हैज रिपोर्टेड अर्लियर, क्या रिपोर्ट कर चुका है वो? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग, बताओ। हम्म। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, हेड आया, कितना आया हेड, किस प्रोबेबिलिटी के साथ हेड आया, और सच बोला, ठीक है। झूठ बोला और हेड नहीं आया, यही है, ये रिपोर्टिंग कंडीशन है। तो गिवन रिपोर्टिंग कंडीशन गिवन है, इसका मतलब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो नीचे आएगी डिनोमिनेटर में। ये कितना आ रहा है? ये 10 10 लाइक फ्रैक्शन 5/10 हो रहा है क्या? 5/10 इज हाउ मच? 1/2। परफेक्ट। और ऐसे लिखता है इसको, ये एक्सप्लेन करो, ये क्या है? हेड, और आगे सच बोल रहा है, ट्रू, ट्रूथ जो भी है। आगे ये क्या है? अच्छा इधर, सॉरी माय मिस्टेक, टेल आया और लाई कर रहा है। आप बता दो कौन सा ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में? पहले वाला हो गया, इतना कल तो पढ़ाया था आपको। मैंने कहा भी था आपको, अब प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी की समझ आने के बाद किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर तब तक जब तक कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ना पूछा जाए। यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है। लिखो, आपको प्रोबेबिलिटी के सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तब तक जब तक कोई प्रॉपर्टी ना पूछा जाए, एज इफ लाइक सर आपने कोई एग्जांपल कराया लास्ट क्लास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर वैसा न्यूमेरिकल आया तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ फॉर्मूले को या प्रॉपर्टीज को डिराइव कर लेते हैं। सही है इतना? लिखो, उसका एग्जैक्ट नाम देख लेता हूं मैं। लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड स्टार मार्क दैट मल्टीपल टाइम्स। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? कहो ना एक बार, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी। हम्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। अच्छा उसके पहले एक पॉइंट लिख लेता हूं। लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस। लेट ई एंड एफ be the events of the sample space S of an experiment, of an experiment। देखो प्रॉपर्टी वन क्या है, एक बार इसको स्टडी करो, मैथमेटिकली नहीं, मैं पढ़ने को कह रहा हूं मैं, पढ़ने को कह रहा हूं गधो। और ई और एफ क्या था? तो एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं ना उन लोग, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ सैंपल स्पेस प्रोवाइडेड इट्स सबसेट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड विच इज कॉल्ड एज एफ और ई। यही है ना? फॉर्मूला याद है इसका? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन द इंसिडेंट, सॉरी माय मिस्टेक, इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। फॉर्मूला बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन, आहा कहां से एनर्जी आ जा रहा है तुम लोग को? वो एनर्जी जितना भी है ना वो सिर्फ मेरा देन है, याद रख लेना। आगे बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, वेरी गुड। ये आप जानते हो इंटरसेक्शन में जो छोटा होता वही आता वैल्यू, क्योंकि कॉमन जो निकालोगे वो छोटा ही होगा हमेशा। तो बताओ ये क्या आएगा? सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन एफ इज सिंपली एफ।
कितना आ गया ये? पी ऑफ एफ बाई पी ऑफ एफ। तो ये वाला खुद से करना है आपको, फास्ट, क्विक। ये नहीं बोलना है समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सिद्धार्थ सर ने मॉर्निंग की क्लास में एक सीरीज लिखी हुई है। मॉर्निंग में कौन आया था सीएस में क्लास? एक सीरीज लिखी हुई है वो, एजीपी सीरीज है। सीधे सम फाइनाइट वैल्यू डिवाइड बाई वन माइनस एक्स या वन माइनस के का होल स्क्वायर है। हाँ, तो वो एजीपी सीरीज है। तो प्योर मैथ्स है, तो सर ने सही कहा था, आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, ठीक है, और हम पढ़ेंगे। लेकिन पूरी तरह डील नहीं कर पाऊंगा मैं भी। द रीजन बिहाइंड दैट वन, फिर वो अलग सीरीज का ही पार्ट है, दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड सेक्शन, एजीपी सीरीज। क्योंकि हमारे गेट के सिलेबस में ऐसा कोई सीरीज तो है नहीं डिस्कशन करने के लिए, तो वो तो बेसिक मैथ्स है। एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एजीपी एंड एचपी। नेक्स्ट वाला पार्ट बन गया बेटा। देखो, जितनी क्लैरिटी मुझे है इसके डेरिवेशन में, आपको भी उतनी ही क्लैरिटी है, कुछ नया तो नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी टू। लिखो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस, if A and B are the two events of the sample space S, ठीक है, and F is an event of H such that, yeah, F is an also an event of S. F is also an event of S. अगर आप also नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। F is also an event of S, S such that P of F is not equal to 0. P of F is not equal to P of F is not equal to 0। आगे लिखो देन P of A given F perfect plus P of B given F minus, right, probability of A इंटरसेक्शन B। अगर अगर गलत हो लिख दिया होगा तो क्या होगा? प्रूफ तो कर लेंगे ना हम लोग। अभी इतना ही लिख लो, इसको सिंप्लीफाई करना है उस फॉर्मेट में। थोड़ा सिमिलर दिख रहा है लेकिन नहीं है। P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिख रहा है। ये वही फॉर्मूला है, बट ये प्रॉपर्टी आप किस टॉपिक के लिए लिख रहे हैं? देर आर फ्यू प्रॉपर्टीज टू बी स्टडीड while सॉल्विंग द टॉपिक ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहला वाला तो क्लियर हो गया था। स्टार्ट करें इसको। अरे बताओ जल्दी। गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ऑफ द इवेंट ए बी ऑकर प्रोवाइडेड एफ हैज ऑलरेडी बीन। इसका एक्सपेंशन बताओ। इसको इमेजिन करो आप, एक्स या पी या सी ले लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन एफ कैसे लिखता हो आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये एक साथ है ना, इंटरसेक्शन सी। हम इसमें ब्रैकेट लगा ले। इट्स माय मिस्टेक। इंटरसेक्शन इसको सी ले रहा था ना, इसलिए एफ डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में है, सो डिनोमिनेटर में है। ये हो गया। ये लिखा गया है,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है क्या? चेक करके बताओ। दिस इज ए, ये क्या होता है? प्लस बी, थोड़ा डिस्टल तो सबको आता है, डॉट, चलो एफ ही है, ले लेते हैं हम। या तो हम सी से में इमेजिन कर सकते हैं, बट ठीक है, इसको एक्सपैंड करो। इज इक्वल टू ए एफ, मतलब ए डॉट एफ मतलब ए इंटरसेक्शन प्लस बी इंटरसेक्शन एफ, हो गया। सेम इसमें एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पढ़ो, ए इंटरसेक्शन एफ, सेट थ्योरी का साइन नहीं बदल रहा हूं मैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, होल डिवाइड बाई, मैं सोच रहा हूं बार बार लिखे है ना लिखे है, स्किप कर दे क्या? है ना, अभी न्यूमरेटर सॉल्व कर ले क्या? अच्छा नहीं, ठीक है, नहीं बोला बट फिर भी तूने जो ना कहा मैंने सुन लिया, है ना। एक ही तो नेशनल एंथम है सिंगल लड़कों का। अच्छा ये छोटा ही कैसे हो गया यार? ओके, फॉर्मूला बताओ। ऐसे मैं कर देता हूं जिससे आपका देखने का नजरिया रिलेटिवली आसान हो जाए। इसको कैपिटल एक्स ले ले क्या, इसको कैपिटल वाई ले लो। तो अब फॉर्मूला आपको तो याद होगा न्यूमरेटर का, पी ऑफ ए यूनियन बी या पी ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना होता है बेटा, पहले देख लो फिर कर लेना। ठीक है, टेस्ट देने टाइम पे मैं पूरा मौका दूंगा अपने आप को साबित करने का। सिंपल, फॉर्मूला याद है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो एक्स मत लिखो, ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, दैट इज बी इंटरसेक्शन, माइनस आएगा ना, देख लो अभी, तो मतलब हमारा जो डायरेक्शन ऑफ डेरिवेशन है वो परफेक्ट है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सबका इंटरसेक्शन ना, तो ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, दो बार जो है वो छोड़ दो उसको, एक ही बार लिखो। देखो मैं बता देता हूं, ऐसा लिखा है ना, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन, अरे यहां पे इंटरसेक्शन आएगा ना, वहां मत देखो, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, कुछ डिस्टल याद है? ए इंटू बी इंटू एफ, एफ मल्टीपल टाइम्स होगा, क्या नाम है इसका, आइडम पोटेंट रूल, तो परफेक्ट है। तो हम एक ही बार में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू बी केप्ट इन माइंड, सही है इतना? सबके नीचे क्या है, इसके आगे मैं प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन वही है ऊपर वाला। आगे, आगे आंसर, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, हो गया, फुल स्टॉप। हाउ इज द डेरिवेशन? याद रख लेना, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो जो नहीं बनने था ना उसको भी करा दिया मैं।
आप ना बेटा फॉर्मूला मत याद रखना, ठीक रहेगा आपके लिए। जो बेसिक फॉर्मूला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, इंडिपेंडेंट का और ए गिवन बी का, वो याद रख लो। बाकी किसी को याद मत रखो। इंस्टेड जब जब लगे कि यार याद नहीं आ रहा है, तब तक आप डिराइव करो तो बेहतर रहेगा। उससे आप ही की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट लिखो थर्ड प्रॉपर्टी। लिखना हो गया होगा सबका। तो एग्जाम पे ना अगर वो आया ना बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ट्रू और फॉल्स, तब भी ऐसा रहेगा कि आप बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नहीं एक्चुअली, वो प्रॉपर्टी। लिखो थर्ड प्रॉपर्टी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो, नॉट ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ई प्रोवाइडेड द इवेंट एफ हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा अलग वे में, इन द सेंस ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये चलेगा इतना? देख लो फिर बोर्ड पे लिखना। फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी बताओ, क्योंकि कुछ जगह पे एजम्पशन लेकर चलना पड़ता है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ऑकरेंस गिवन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। सैंपल स्पेस को वन लेते हैं हम लोग, तो वो इसको ऐसे लेने में क्या प्रॉब्लम है? ई यूनियन ई बार, है ना? एक सेट ए है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट सेट है, दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? गिवन। प्रॉपर्टी टू याद करो कि यही था। देखो कैसे, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ। तो एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करोगे तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन, अरे हाँ ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार गिवन। नेक्स्ट, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई बार। कितना होता है ये? ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये फाई आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई और नल सेट गिवन एफ कितना आएगा? फाई ही आएगा। उसको भी सॉल्व करना है क्या? अच्छा एक काम करते हैं, अगर आपको लगता है ना कभी भी, तो चलो हम बेसिक पे चलते हैं, इसको देखें। तो ये लिखा क्या है पहले ये बताओ, ई इंटरसेक्शन ई बार कितना आया? तो आप उसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो और नल सेट इंटरसेक्शन, अरे एक्सपेंड एक्सपेंड, इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हैज टू बी फाइनाइट नहीं, अदरवाइज डिफाइन कहां करोगे? डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, इतना लिमिट पढ़ाया था आपको। ऊपर वाला बताओ, नल इंटरसेक्शन एफ। अरे नल इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट कितना आएगा? हाँ तो प्रूफ तो हो गया, अभी कितना आ गया वो फाइनली? जीरो डिवाइड बाई फाइनाइट, तो खत्म। अब क्या बचा? ये जो वैल्यू निकाला ये यही है क्या? इसके आगे क्या करें? किधर वाला? हाँ, ये वाली वैल्यू कितनी थी? इज इक्वल टू वन। तो अब प्रूफ हो गया। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। कभी भी डाउट आए ना बेटा तो बेसिक डेरिवेशन पे चले जाना। लाइक ए गिवन एफ इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
हो गया होगा। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक पे कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। स्टार्ट करें। लिखो। अ फेयर डाई इज रोल्ड। अ फेयर डाई इज रोल्ड। फुल स्टॉप। कंसिडर इवेंट्स। कंसिडर इवेंट्स। ई गिवन है 1, 3 एंड 5। ई गिवन यस है। एफ को देख लेते हैं एक बार। 2, 3। Alphabetical order has to be kept. That's why E, F, G. G is in again an event. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5। आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F फर्स्ट पार्ट में, and also after that you also have to determine probability of event F occurred provided that E has occurred. Probability of E given G and also probability of event F occurrence provided that G has already occurred. And last one is probability of E union F given G. तो अगर अब इस वैरायटी का न्यूमेरिकल अगर फिर एग्जाम में कभी आया आपको, जो कि नहीं आया हुआ है, तो आप फिर बना लेंगे इसके बाद। आपको टाइम दे रहा हूं मैं। अब ट्राई करो। आंसर नहीं बताना है, सारे फॉर्मूले डिराइव कर चुका हूं मैं। आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है।
फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ, ये वाला। नेक्स्ट वन, 1/, पहले वाला 1/2 और दूसरा 1/2 1/3 ना। हाँ हाँ ठीक है, आगे। 1/2 एंड 1/2, ये भी करेक्ट है। लास्ट वन, 3/4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो बताना है। फॉर्मूला हमारे पास है, पेशेंटली एंड कामफुली आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द रिजल्ट। डायरेक्टली ये बनेगा नहीं पिंक वाला, उसको बनाने के लिए ऊपर वाले का इस बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा ब्लू वाला आपको। इसलिए उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है, क्योंकि मान लो एग्जाम पे किसी भी को रैंडमली ये पिक करके बोल देता कि अब बताओ करके, है ना। कौन सा सॉल्व करना है आप बता दीजिएगा। हेजिटेशन नहीं चाहिए, इंस्टेड लर्निंग चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला हम कल पढ़ चुके हैं, रेड एंड ब्लू कैलकुलेशन। शायद मैंने लिखा होगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन ऑफ एस, और वो कैंसल आउट होना होता, तो इसलिए कॉमन वैल्यू डिवाइड बाई पी ऑफ एफ डायरेक्टली कर सकते हो आप। नहीं सॉल्व हो रहा है तो आंसर लिख लो आप। सीक्वेंस बाई सीक्वेंस बता दे रहा हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5। 1/2 आ रहा होगा पहले, फिर 1/3 आ रहा होगा, उसके बाद दोनों हाफ हाफ आ रहे होंगे। ठीक है, दोनों हाफ हाफ, एंड जो लास्ट वाला है वो 3/4 है। सही है इतना, तो कर लेना, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन लिखो। ये न्यूमेरिकल ना गेट एग्जाम का है, शायद इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का है। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउट है कहीं मैकेनिकल सिविल का तो नहीं है, इसलिए। देखो, टू डाइस, DICES, two dice are rolled simultaneously. Two dice are rolled simultaneously. SIMULTANEOUSLY। हो गया। The probability that the probability that the sum of digit the probability that the sum of digit on the top surface probability that the sum of digit on the top surface of the two dice is even। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन लिखो। फिल इन द ब्लैंक भी दे रहा हूँ, ऑप्शन भी दे रहा है, ऐसे ऐसे सोचो मत। 0.5, 0.25, 0.167, मतलब 0.167, 0.125।
नहीं, नहीं हुआ है बेटा। नहीं, वो तो वो न्यूमेरिकल अलग था, ये न्यूमेरिकल अलग है बेटा। आंसर है किसी का? हाँ, 0.5 ठीक है। अगर आप पूरा सैंपल स्पेस बनाकर कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, बिना सैंपल स्पेस करोगे तो भी अच्छी बात है। ठीक है। मुझे जो समझाना था इस न्यूमेरिकल में, वो मैं बता देता हूँ आपको। 2 + 2 कितना आ रहा है? आपको और एग्जाम्पल में मिल जाएगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट एडिशन ऑफ टू ऑड नंबर। अरे एग्जाम्पल है ये। क्या बता रहा है ये एग्जाम्पल? कि दो इवन नंबर को ऐड करने से, उस सिग्नल में भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले सुन लो, सिग्नल एंड सिस्टम में भी यही होगा, दो ऑड सिग्नल को ऐड करोगे इवन आएगा, और वो चेक करके भी आ जाना है, वेरीफाई करके। तो ये सिग्नल है, डीसी सिग्नल मान लो इसको, उसमें क्या है। बट ऐसा नहीं, कोई एग्जाम्पल लेकर करना। हाँ, तो दो इवन नंबर का एडिशन क्या आ रहा है, और वैसे ही दो ऑड नंबर का एडिशन क्या आ रहा है। ठीक है। जब हम डाई को रोल कर रहे हैं और इवेंट वन ले लेते हैं, ऐसा आ जा रहा है, इवन नंबर आया प्रोबेबिलिटी के साथ, और ऐड करना है ना, एंड इवन, एंड या और। हाँ, दो डाइस फेंक रहे हैं इसीलिए आएगा इवन। और मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? दो बार फेंक रहे हैं, और ये इवेंट, क्या इवेंट शो कर रहा है ये? बोथ डाई, DICE, आर हैविंग इवन नंबर। अब सही है। तो पहले डाई पे इवन नंबर लेकर आओ। तो इवन नंबर क्या होता है? 3 आउट ऑफ टोटल 6, कितना आ गया? और दूसरे डाई पे भी इवन ही आए, दोनों मल्टीप्लाई कैसे हो गया? भी की वजह से, इसमें भी, इसमें इवन आए, उसमें भी इवन आए, और मल्टीप्लाई क्यों हुआ है? एक्चुअली वो ऐसा है, इसको इधर लिख देता हूं क्योंकि उधर फिर वो लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन द फर्स्ट डाई, ऑन लिख देता हूं, ऑन द टॉप ऑफ द फेस, ये जो है इवन नंबर ऑन, एंड ऑल्सो आएगा क्या, इवन नंबर ऑन सेकेंड डाइज, दोनों चाहिए, जो भी है। DI सिंगल है तो DIE। अभी हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, वैसे भी आप जानते हो कि दोनों डाइस में अगर मैं रोल करूंगा, पहले एक को रोल किया फिर दूसरे को रोल किया, ये तो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रही है? तो लेट्स मूव इन द सेम वे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताओ। अब ये ऑड है, बोथ डाइज आर हैविंग ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर भी तो उतना ही है। ऑड पहले वाले में आया, फॉलोड बाई ऑड दूसरे वाले में आया, परफेक्ट। तो अगेन 1/2 लिख दूं, इनटू टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ। वो वाला ऊपर वाला कितना है? प्लस, ये तो सैंपल स्पेस लिख कर करो, वो लास्ट ऑप्शन है। मुझे बस ये समझाना था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई क्यों हो जा रहा है ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड लिख देता हूं, ऑड नंबर इन द फर्स्ट डाई, वो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन ऑड नंबर ऑन द, और क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। मुझे बस क्या समझाना था कि दोनों इंसिडेंट इंडिपेंडेंट है, और यही कॉइन के टॉसिंग में भी होता है।
कॉइन के टॉसिंग में भी ऐसे ही होता है। अरे पहली बार सिक्का उछाला और मान लो हेड आया, अब दूसरी बार सिक्का उछालो तो हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना बदल जाएगी, वो तो फिर से हाफ रहेगा, हाफ 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 हाफ। और उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं बर्नौली ट्रायल। कंप्यूटर साइंस का एक क्वेश्चन लिखो, गेट कंप्यूटर साइंस। हाँ, इसको लिखने के बाद हो गया। क्वेश्चन लिखो, ये गेट सीएस वालों का है। लिखो, E1 and E2 are events in a probability space. E1 and E2 are the events in probability space, मतलब sample space. E1 and E2 are events in probability space. Satisfying the following constraint. Satisfying the following constraint. Constraints. Constraint. Satisfying the following constraint. Probability of E1 is given as probability of E2. Probability of E1 union E2 is equal to 1. And last is E1 and E2 are independent. E1 and E2 are independent. ठीक है, जल्दी लिखो ना दोस्त। The value of the probability of E1, P of E, the value of the probability of E1 is, ऑप्शन लिखो, 0, 1/4, 1/2, लास्ट इज 1।
आंसर कितना आ रहा है? हाँ, 1। वैल्यू पुट करो, गेट द रिजल्ट। फॉर्मूला याद होगा ना आप लोग को? हम्म। देखो बोर्ड पे क्या गिवन है। मतलब हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यूनियन इज इक्वल टू, मतलब ये सैंपल स्पेस है। ये कंक्लूजन हम बिल्कुल डेराइव डिड्यूस कर सकते हैं। फॉर्मूला बताओ। पी ऑफ इवन। बेटा 3 का भी निकलवाया हूं मैं फॉर्मूला, जरूरत पड़ने पे वो याद रख लेना। गेट एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चंस उस प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग नहीं आया है, बट अगर आएगा तो बना जाना चाहिए। आगे बताओ। E2 आगे। वो तो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट है ना। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो पहला नहीं आएगा। बट अभी तो दोनों आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मैं जब कॉलेज लाइफ में था, स्कूल लाइफ में, तो प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आई कभी। क्या गलत हो गया? हाँ, तो फिर एक एग्जाम्पल था मेरे को खुद को समझाने के लिए। बारिश होगी और मैं स्कूल जाऊंगा, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी और मेरे स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी में कोई रिलेशन है? हाँ, ये अपने आप की समझने के लिए था। तो वैसे ही सेम, डायरेक्टली दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर लो। बारिश होगी और आप स्कूल जाओगे, दोनों प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो गया, फिनिश्ड। ये कितना गिवन है? और ये दोनों कितना गिवन है? सेम। तो एक्स ले लो। एक्स, ये सॉल्व करो, खत्म करो। +-1, ओहो। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आप बताओ, मुझे बस एक्स बताओ। 1,1,1। दोनों पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ भी जाता तो प्रोबेबिलिटी कैसे नेगेटिव हो जाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट इज सपोज टू बी द लीस्ट केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आंसर बताओ कितना आ जा रहा है? 1 हो गया बेटा। जितनी आसान रहने दोगे उतना आसान रहेगा। ये मेरे नहीं पढ़ाने के बाद भी बन जाना चाहिए था ये न्यूमेरिकल। और ये गेट का कंप्यूटर साइंस का है। समझ में आ गया? ये तो आप स्कूल लाइफ के बच्चे को दोगे तो भी बोलेगा हाँ बना सकता हूं मैं। ठीक है। बट आप लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप स्कूल कहाँ गए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये भी गेट सीएस वालों का है। बाहर निकलने के बाद कोई बच्चा नहीं आएगा सर सॉल्व कैसे करता है इसको। ठीक है। क्वेश्चन लिखिए एंड स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन। लेट S be the sample space. Let S be the sample space and two mutually exclusive events are given. Two mutually exclusive event A and B are given. लिखो आप। Let S be the sample space and two mutually exclusive event A and B are given such that such that A union B is equal to S, such that A union B is equal to S। आगे लिखो। if if ऐसा लिखना है। if P, now in bracket dot, denotes the probability of the event, if P of dot denotes the probability of the event, ठीक है, comma, the maximum value of
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए डॉट पी बी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। बना रहा है क्या? चलो सॉल्व करते हैं। देखो बोर्ड पे क्या गिवन है बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो तो हिंट दे दिया। अरे हाँ ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आएगा? पी ए प्लस, आगे ये लिखा है क्या? कैसे? तो आगे लिखे हैं, इसके बारे में बता दिया वो। कितना ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बताओ। वन। कितना आगे ये? पी ए प्लस पी बी। दोनों में रिलेशन आ गया। हम्म। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी को हटाओ, और ये कोई फंक्शन है। अरे यही है ना फंक्शन। इसका मैक्स वैल्यू निकालना है ना। तो पी ए इंटू पी बी का निकालना है। पी बी हटाओ, वन माइनस। इतना सही है क्या? ये अजीब लग रहा है। मेरे को बचपन से फंक्शन को देखने की आदत ऐसे है। मेरे को नहीं, हम सबको। तो एफ की वैल्यू बताओ। अरे पी ए को एक्स, अच्छा। लेट। अरे यार अगर ऐसे करना है ना तो भाई बहुत दिक्कत होगा। लेट पी ए पूरा लिखा करो सर, पैसे दिए हैं आपको, खरीदा है। लेट पी ए बराबर क्या? हाँ। तो एफ कितना आ गया? और गधे लोग ये भी नहीं कह पा रहे सर इसके बाद तो मैं कर लूंगा। चलो करो अभी। लिख लेना इसको। लेट पी ए इज इक्वल टू, लेट पर्सनल असिस्टेंट बी पी ए इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि बिकॉज आप बचपन से किसी भी फंक्शन को एक्स के फॉर्मेट में, टी के फॉर्मेट में देखते आए हो। बताओ आंसर अभी। हाँ तो हाफ सही है अभी। अरे पैराबोला है वो, नीचे वाला यू शेप। क्लास में हुआ है। कितना आ रहा है आंसर? पी ए, पी ए हाफ आ रहा है। देखो बोर्ड पे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी टेक द डेरिवेटिव। कितना आ गया ये? इज इक्वल टू, बिकॉज पूरा बताया था मैंने, स्लोप। एक्स की वैल्यू बताओ।
हाफ है ना। डबल डेरिवेटिव लें, एफ डबल प्राइम -2, नेगेटिव वैल्यू का मतलब, नेगेटिव वैल्यू का मतलब उसके आगे जाओगे तो ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। फिर हमेशा वो डाउट रहता हमको, ये अपवर्ड ही था हर केस में, अगर आप डाउनवर्ड से देखोगे तो चीजें बदलने लगेंगी। हर बार अपवर्ड था क्या? मैंने कहा था हमेशा ऊपर से देखो, तो ये क्या है? कॉन्वेक्स। और ये वाला, तो ये जो डबल डेरिवेटिव का जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग डबल डेरिवेटिव इज कॉन्वेक्सिविटी, कुछ था ना एक वर्ड, कॉन्वेक्सिटी जो भी है, वो देख लेना आप अपनी कॉपी में, टेक्निकल वर्ड्स को लिखाया था मैंने। तो एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है? एक्स के लिए है वह, तो पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी की वैल्यू बताओ ना। तो 1/4 है ना आंसर, क्या कह रहे हो? हाफ नहीं है, वो तो एक्स की वैल्यू हाफ है। अच्छा लिखो भाई उसको, लेट पी ए बराबर, वो सही हो गया। और इसको निकालना है ना यार आप लोग को। तुम लोग क्लास में रहते हो ना, तो एक चीज लेकर आया करो। पूछो क्या? दिमाग। वो बाहर छोड़ के आता है उसको। मैं किसी और का हूं फिलहाल कि क्लास का हो जाऊं। पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक रहेगा। यार मैं आगे नहीं सॉल्व कर रहा हूं तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके आगे बड़ा ट्रिवियल है तो सर अब क्यों करेंगे, हम करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करो, गेट सीएस का है। उसके आगे फिर एक दो न्यूमेरिकल, फिर रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। लिखो, 4 पेयर 6 साइडेड डाइस, 4 पेयर 6 साइडेड die is rolled, 4 fair 6 sided die is rolled. The probability that the sum of the result, the probability that the sum of the result being 22, repeat करते हैं बेटा, the probability that the sum of the results being 22, 21 रिजल्ट की बात कर रहा होगा और कुछ नहीं लिखा हुआ है ऑन द टॉप सरफेस, ये सब डाइस को रोल करोगे तो जो नंबर आएंगे उसके आगे लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर रिजल्ट बीइंग 22 इज x डिवाइड बाई 1296, x डिवाइड बाई 1296। द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज,
कितना आंसर आ रहा है? 10। सैंपल स्पेस अब तो लिख नहीं पाएंगे हम, क्योंकि अभी अगर लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर सब में 6 6 आता है, ये तो अच्छा है 18 या 17 नहीं दिया हुआ है। अगर देता तो सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना लिटरली टफ होता, कि कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, बनाकर ही करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 6 × 4 24। नियर बाई है तो पता है। और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इसका? 1 1 1 1 4। तो अगर 4 और 24 के आसपास की वैल्यू है तो रिलेटिवली, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर मिल गया मुझे खुद को, जो कि आप भी जानते हो। ऐसा कर्व बनेगा। मतलब मिनिमम वैल्यू बताओ कितना आएगा? तो 4। ये ओरिजिन मत मानना इसको, ये रेफरेंस लाइन है जो पीक पे रिप्रेजेंट कर रहा है। पता चला हाँ चलेगा रेफरेंस लाइन, ये तो भाई 0 है। 1। ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 4 आने की प्रोबेबिलिटी और 24 आने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। सही है इतना? अगर आपको बहुत टफ लग रहा है ना, तो 3 डाइस का तो कर ही सकते हैं हम लोग। 3 डाइस में कितने सैंपल स्पेस आएंगे? 6 to the power of 3। नहीं नहीं नहीं, तो बहुत टफ हो जाएगा ना। किसमें हम ऑब्जर्वेशन के लिए डेटा कम करके चेक कर सकते हैं? हाँ, 2 डाइस के लिए। हाँ, वो डायगोनली याद है आपको? सबसे ज्यादा एलिमेंट, अरे यार परफेक्ट हो तो गया। सबसे ज्यादा एलिमेंट डायगोनल में ही मिले थे हमको। और डायगोनल के ऊपर की तरफ जाओगे तो लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट पे टर्मिनेट कर रहे थे, और नीचे आओगे तो ग्राफ हमारा गॉसियन ही बनेगा। समझ में आया? और मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। इसी ग्राफ को और समझाऊंगा अलग अलग एग्जांपल्स लेकर। फिर जब आपका 5 आ रहा होगा ना, मिनिमम वैल्यू 4 के बाद 5, इधर 23 करोगे, इधर 5 के बाद 6 करोगे, इधर 22 करोगे, ऐसा आएगा। और सबसे ज्यादा कब आएगा? बीच के किसी एक वैल्यू में, और डायगोनल वो चेक कर लोगे तो मेरे को लगता है सेम वैल्यू आएगी जो भी है। हो गया? ये बताओ अगर सबका सब सेम होता तब कितना आता वैल्यू? कब आता? 24। 6 6 6 6 ना। आपको कितना चाहिए? 22। तो कम करना पड़ेगा। अब 22 बनाओ। 18। 4। यही है परमुटेशन। 1 2 3 4। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेशन। तो कितना आ गया ये? 4 ही तो है ये। बट एक इधर ऐसे करते हैं कॉमन सेंस वाइज, इसको एक घटाते हैं, इसको एक बढ़ाते हैं, तो फिर सेम आ जाएगा क्या? तो फिर और क्या करें? 6 6 6 5 5। 12 + 10 22, परफेक्ट। कितने हैं सबके सब? 1 2 3 4। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 5 की वजह से, 2 फैक्टोरियल 6 की वजह से। कितना आ रही है? 6। ये तो सब आ गया इसमें। इसमें अगर कोई भी अब किसी 6 को अगर घटाए या 5 को घटाए तो 22 नहीं बन पाएगा। तो इतना ही हो गया। टोटल बताओ फेवरेबल। 4 और 6 10 डिवाइड बाई 6 raised to the power of, यही आंसर है। ठीक है। हाँ, लेकिन इसके पहले जिसका चर्चा हुआ है, गॉसियन कर्व का, कर्व बोल रहा हूं मैं, गॉसियन पल्स नहीं, गॉसियन कर्व का, इसका स्टडी हम रैंडम वेरिएबल में करेंगे। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, एंड उसके बाद रैंडम वेरिएबल। घर से 3 चीज पढ़ के आना है, मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और मोड क्या होता है। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पढ़ के आना है। हो गया इतना? सिंपल भाषा में बताओ, मीन क्या होता है, हाउ मीन नहीं, मीन बताओ बस। क्लास में सबको टेस्ट हुआ, सबका मैथ्स का इमेजिन करो टेस्ट हुआ। ठीक है। सबके नंबर को ऐड करेंगे हम, एंड डिवाइड बाई, ये मीन होता है। ये नॉर्मल मीन है, कई टाइप का मीन होता है, हमें पीडीएफ के फॉर्मेट में मीन पढ़ना है।
ठीक है, वही हमारे पास डेटा एनालिसिस के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो मीन हो गया। उसके आगे क्या था? मीडियन। इमेजिन करो हम स्कूल की असेंबली लाइन पे खड़े हैं। आगे कौन खड़ा होता है? सबसे छोटी हाइट वाला, है ना? और पीछे कौन खड़ा होता है? उसमें से बीच के बंदे को पकड़ के बाहर निकालना इज कॉल्ड एज मीडियन। एग्जैक्टली। जो मीन मीडियन। और क्लास में हम लोगों ने मैथ्स का पेपर लिया। कोई एक ऐसा नंबर है जो बहुत स्टूडेंट का है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस आम भाषा में, और ये तो टेक्निकल भाषा में उसको मोड कहेंगे। सही है इतना? ये तीन डेफिनेशन से एप्टीट्यूड का न्यूमेरिकल बन जाएगा। हो गया, इतना ही है। बट उसके आगे हमें अब पढ़ना है। एंड तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? मीन मीडियन मोड। हाँ, परफेक्ट। सेंट्रल टेंजेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी। ठीक है, हम क्या कर रहे थे बताओ? नील नितिल मुकेश। नहीं आया ना समझ में आपको? लिखो। एन अर्न contains 5 red and 7 green balls. An urn contains 5 red and 7 green balls. Full stop. A ball is drawn at random. A ball is drawn at random and its color is noted. A ball is drawn at random and its color is noted. Full stop. अब उसके आगे द बॉल इज प्लेस्ड बैक टू द बैक इन टू द, जो भी है, द बॉल इज प्लेस्ड बैक इन टू द अर्न, मतलब बैग। द बॉल इज प्लेस्ड बैक इन टू द अर्न along with along with another ball of the same color. The ball is placed back to the urn along with another ball of the same color. Full stop. The probability of getting the probability of getting a red ball in the next drawn. The probability of getting a red ball in the next drawn. DRAWN. The probability of getting the red ball in the next drawn. Option 65 by 156. 65 by 156. 67 by same denominator. 67 by same denominator. 79 same denominator. Last is 89 and having the same denominator like 156. ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा था मुझे। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का है। अच्छा है क्योंकि वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा घुमाया हुआ है। बॉल निकाल रहे हो, कलर देख रहे हो, वापस पुटअप कर रहे हो, लेकिन एक एडिशनल बॉल के साथ, और वो वही कलर है जो आपने विदड्रॉ किया था। कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए, ना ही कोई स्टूडेंट मुझे आंसर बताएगा कि सर देखो आ गया। खास करके ऑनलाइन वाले, आप सॉल्व करो आराम से।
याद रख लेना, ऑनलाइन वाले सुन लो। मैं ना अटेंडेंस चेक करता हूँ उधर, जब मूव करता हूँ तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो देख लेता हूँ मैं। कौन कितने देर में क्लास एग्जिट कर रहा है वो भी। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर एक कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जहां पे जब आप एमटेक करोगे वो कंफर्म है प्रोबेबिलिटी पढ़ाएगा। ठीक है, जैसे सुप्रीत को आप जानते हो, वो आईआईटी चेन्नई में था। वो वेलपॉल की बुक अब आप पढ़ सकते हो उसको। वेलपॉल की बुक उसके प्रोफेसर लोग रेफर कर रहे थे वाइल टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी फॉर इन इंजीनियर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर वाला वर्ड यूज किया बुक के कवर पेज पे। अब मेरे पढ़ाने के बाद आप उस बुक के न्यूमेरिकल को डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना, आपको कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि सर बुक देखना है तो वेलपॉल करके टाइप करना, डाउनलोड कर लेना। समझ में आया? इतना पढ़ा है आपको। और ये इसकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब आप आईआईटी जाओगे तब। और अब बीआईटी से ही एमटेक करना है तो फिर वैल्यू नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब आप आईआईटी जाओगे, एनआईटी जाओगे और ट्रिपल आईटी जाओगे, खास करके आईआईटी जाओगे, और वो प्रोफेसर जब आपको पढ़ाएगा और आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे, तब आपको फ्रेंड्स पूछेंगे भाई कहाँ से पढ़ के आए। समझ में आया? नहीं नहीं, तब नहीं कुछ कहना है तब। अरे हम तो पैदाइशी सीधे स्कूल के बाद कॉलेज पूरा पढ़ा, उसके बाद हमने गुलशन सर को सिखाया है। वो थोड़ी ना सिखाया हमको, उसको तो कुछ नहीं आता। ये होना चाहिए आपका रिप्लाई, क्योंकि आपके इस रिप्लाई करने से मेरी लाइफ में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सही है। मैं बता दे रहा हूं, जब आईटी जाओगे ऐसा एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको, या इसका एप्लीकेशन मिलेगा, और आपको लगेगा यार ये तो सब कुछ कैसे किया हुआ है। हाँ, तब समझ में आएगा कि क्या क्या रिफर किया था। बीपी लाठी, वेलपॉल, एक और बुक बार बार नाम ही भूल जाता उसका। बाकी एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए आपका भी और कुछ हद तक मेरा भी। अच्छा, मुझे लगा बुक का नाम सजेस्ट करेंगे। सॉल्व करो। स्टेप्स तो लिखते जाओ ना बेटा। बताओ क्वेश्चन। एक ही ऑन है क्या? क्या क्या गिवन है इसमें? 5, रेड मार्बल या बॉल जो भी लेना ले लो, आगे। 7, 7, जल्दी कहो 7 क्या हो गया एकदम। सैंपल स्पेस अफेक्ट हो रहा है मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो बढ़ रहा है या घट रहा है। मैंने आपको कहा था सैंपल स्पेस अक्सर आप देखोगे घटता हुआ, लेकिन इसमें सैंपल स्पेस बढ़ रहा है, क्योंकि वापस एक एडिशनल बॉल के साथ वापस उस अर्न में डाल रहे हो आप। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट टाइम पे विड्रॉ करें? तो फर्स्ट टाइम पे विड्रॉ करोगे तो कॉमन सी बात है, सर हम रेड विड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद रेड विड्रॉ करेंगे, यही है। अरे गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आगे।
प्लस सेकेंड टाइम पे ये ऑलमोस्ट क्या कंफर्म ही है कि चाहिए क्या। सेकेंड टाइम पे रेडी ही चाहिए बोल रहा है, वो कंडीशन इंपोज कर दिया है। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि प्लस पहले हमने क्या निकाला, ग्रीन निकाला। ये नहीं हो सकता क्या, दो ही बॉल तो निकलेगा। एंड उसके बाद फॉलोड बाय सेकेंड विड्रॉ में क्या कह रहा है आपको, सेकेंड विड्रॉ में क्या चाहिए बोलना पड़ेगा ना बेटा, रेड चाहिए सेकेंड विड्रॉ पे। क्वेश्चन खत्म। रेड निकालो, पहले थोड़ी बॉल डाल दिया हूं मैं, रेड निकालो जल्दी। 5/12 रेड आपके हाथ में आया और वो कह रहा है नहीं नहीं हम कलर देख चुके हैं। यही तो होता है क्वेश्चन की फीलिंग को समझना। कलर देख लिया, और जब देख लिया अच्छा रेड है, तो एक और रेड बॉल बाहर से उठाओ, अंदर डालो। अब उसमें नंबर ऑफ रेड बॉल बढ़ गए, क्योंकि जो था उसको भी डाल दिया और एक ऐड ऑन करके भी डाल दिया। कितने रेड बॉल है, नाउ नंबर ऑफ बॉल्स हैज 7 5 12, एक बढ़ गया 13। हो गया इतना, बट क्या यही होगा, वो भी तो हो सकता है। ग्रीन निकालो, ग्रीन निकल गया 7/, ग्रीन वापस डालो तो ग्रीन कितने हो गए, लेकिन निकालना क्या है, तो रेड तो उतना ही है 5/, दैट मेक्स द एंड ऑफ द न्यूमेरिकल। नहीं बेटा, इस क्वेश्चन पे ऐड करवा रहा है वो अलग से। बोल रहा है वन बॉल इज ड्रॉन एट रेंडमली फ्रॉम द अर्न, इट्स कलर इज नोटेड एंड पुट बैक टू द अर्न along with the ball of the same color। मतलब समझे, मैं हिंदी में समझाता हूं। बैग है, क्या क्या है उसमें, ठीक है, बॉल निकालो। पहली बार में क्या निकल सकता है, दूसरी बार में रेड ही निकलना चाहिए, बट पहली बार में क्या निकल सकता है, पहली बार में रेड निकालो और उसके बाद फिर रेड निकालो। या तो फिर, क्योंकि दूसरी बार कंडीशन इंपोज कर दिया है, या तो पहली बार में ग्रीन निकालो और फिर रेड निकालो, क्योंकि दूसरी बार में रेड ही चाहिए। तो रेड निकालो, कितना आ गया 5/12। लेकिन जब देख लिया कलर रेड है, वापस डाल दिया उसको, लेकिन उसी कलर के साथ एक और बार डाल रहे हो आप। देखो, बोल रहा है उसका कलर हम नोट डाउन कर लेते हैं कि रेड निकला है, लेकिन जब वापस बैग में डाल रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा बॉल भी डाल रहे हैं, और वो भी वही कलर का है जिस कलर का आपने विड्रॉ किया था। अब सही है। क्वेश्चन को अगर हिंदी में समझ लिया हमने अच्छे से, तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस तो बड़ा अच्छा है। भाई मेरा प्रोबेबिलिटी का काम हो गया, अब खुद प्रैक्टिस करो, जहां से क्वेश्चन निकालना है करो। ठीक है, हेडिंग लिखो। बहुत करा दिया न्यूमेरिकल, सब करा दूंगा तो हैंडीकैप्ड हो जाओगे मेंटली, वैसे भी हो। आपके कुछ स्टूडेंट लोग जो आईटी में है, जहां जहां पे इंटरव्यू हुआ था, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था। पूछो क्या। हाँ, क्या तुम लोग भी, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था जितने लोग आईटी में रिटर्न या इंटरव्यू दिए हैं, सीएस में खास करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारा टॉपिक्स पूछने के लिए, सीएस में भी है, लेकिन सीएस वालों से बात इन जनरल इंटरव्यू के रिगार्डिंग कम होती है मेरी। अब वो बोलेंगे सीएन में कुछ कुछ हो रहा है, ओएस में कुछ कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा होगा, होता ही होगा ऐसे। सही है। तो उनको क्या पूछा था पता है, चलो बताओ डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, और हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही पढ़ना है क्या हमको। हेडिंग लिखो। अब ये नहीं बताऊंगा कि इस नए पेज से कुछ पेजेस जानबूझ के छोड़ दो, वो देखो लिखने ही वाला था लग रहा है। कुछ पेजेस छोड़ दो, जानबूझ के 10 पेज छोड़ दो। क्यों पता है, कल की तारीख में आप कहीं इसको, आपसे प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल मिला, आपको देखकर अच्छा लगा, सॉल्व भी हो गया, बट लगता है यार ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले रिवीजन कर रहा है, तो कहां लिखोगे उसको, इसी जगह पे ना। नहीं सर मेरे दिमाग पे रहता है, बहुत शार्प माइंडेड हूं मैं। क्या हेडिंग है, ऐसा शायद ही कोई पेपर हो रहा है अभी लास्ट बीते 5 सालों में जिसमें इस टॉपिक का क्वेश्चन ना हो। सही है इतना। तो ये टॉपिक
गारंटी हो गया। और कई बार पेपर देखोगे ना बेटा, तो 3 क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल का मिल जाएगा आपको, यही टॉपिक्स है। ठीक है। अब ये टॉपिक सीएस वालों का रिलेटिवली कम है। ठीक है। मतलब अ, वैसा नहीं कम है। ऐसा इमेजिन करो रैंडम वेरिएबल ये पूरा है। ये गलत कर दिया एक से, उधर वाला बाहर वाला सेक्शन, और पूरा सेक्शन। यहाँ पे ना आप ऐसे कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल का एज इट इज कंफर्म करना। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ ना बस। पूरा जो ग्रीन वाला मार्क किया हुआ है वो डीएसएआई का मान लो, तो ऑब्वियसली सीएस वालों का उसका छोटा सेट होगा। ठीक है। ये येलो वाला जो है वो ईई वालों का है। हो गया। और पूरा जो है, अरे बोलो ना यार, पूरा जो है, और पढ़ाऊंगा इतना, लास्ट तक रो दोगे आप लोग, क्योंकि कैलकुलस पीक पे पहुंच जाएगा। डबल इंटीग्रेशन आएगा, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन आएगा। नेक्स्ट वन। इन लोगों, अगर उसका एग्जाम दोगे तो मैं क्लियरली कह देता हूं, मैं क्योंकि मेरे को अपनी वीकनेस छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगले साल फिर इंप्रूव कर लूंगा मैं। इन लोगों का कुछ ऐसा न्यूमेरिकल है जो मेरे से भी नहीं बन रहा है। मेरे को बनाने में 10 मिनट्स लग रहा है, 15 मिनट्स लग रहा है, सोच रहा हूं मैं। अभी टॉपिक पढ़ने के बाद हो सकता है मेरा टाइम कंजम्पशन बढ़ कम हो जाए। सही है इतना? तो रैंडम वेरिएबल को अंडर एस्टिमेट मत करना, ऑलमोस्ट ये फिक्स है कि आएगा, कंफर्म है। और कोई इफ बट काम नहीं करेगा उसमें। नेक्स्ट वन। ईसी वालों के लिए ये समझ लो, डिजिटल कम्युनिकेशन और एनालॉग कम्युनिकेशन का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। मतलब वो वैसे ही है जैसे हम एनालॉग पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं नेटवर्क थ्योरी। तो ये समझ जाओ आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हो। स्टार्ट करें अभी? डेफिनेशन क्या बाहर में, वो बाद में लिखाऊंगा। समझ में आया? ठीक। लिखो आप। इलेक्ट्रिकल वालों को भी शायद 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से इसी साल, और उन लोग अटेंड नहीं करेंगे, हमारे में तो नहीं है। बस यही जानते हैं उन लोग, हमारे में नहीं है। रैंडम वेरिएबल उन लोग क्लास भी अटेंड कर रहे होंगे, आना कभी क्लास। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो आप। स्ट्रिक्ट होना जरूरी है उन लोगों के लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसी भी बैच में नहीं हुआ है। जो भी बच्चा जनवरी में पढ़ा होगा या सितंबर में भी लास्ट ईयर आया होगा, ये टॉपिक किसी भी स्टूडेंट का नहीं हुआ है, तो सबके लिए फ्रेश टॉपिक है। इसके पहले जो हुआ था तो थोड़ा बहुत तो कॉमन था ही हमारे पास। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी इसकी, पहले वो लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आते आते तक हमें 1 घंटे और स्टडी करना होगा, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं कि सर अभी न्यूमेरिकल कराओ, न्यूमेरिकल अभी। रैंडम फोटो, पहले 50-60 फोटो ले लेते हैं लड़कियां, और फिर एक को लिखेंगे रे रैंडमली टेकन है, तो वो रैंडम वेरिएबल नहीं है। लिखो आप, पॉइंट बाय पॉइंट। इन मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, in most of the experiment, comma, we are not only interested in most of the experiment, we are not only interested in particular outcome that occurs. We
are not only interested in the particular outcome that occurs, but rather in some number, but rather in some number associated with associated with the outcome, rather the number associated with the outcome as described in the following example. As described in the following example. फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो. In tossing two dice, in tossing two dice, comma, we may be interested in tossing two dice, we may be interested in the sum of the sum of the number on the two dice. In tossing two dice, we may be interested in the sum of the sum of numbers on the two dice. हो गया. फर्स्ट एग्जाम्पल का क्या मतलब है? अगर हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं तो हम उसके सम पे इंटरेस्टेड है. टू आ रहा है या तो मैक्सिमम 12 आ रहा है. टू से लेकर 12 तक ही आएगा. आगे सेकंड एग्जाम्पल लिखो. इन टॉसिंग अ कॉइन 50 टाइम्स, ये सेकंड एग्जाम्पल है. इन टॉसिंग इन टॉसिंग अ कॉइन 50 times, we may want the number of heads आएगा, the number of heads obtained in tossing a coin 50 times. We may want, या we may be interested, we may want the number of head obtained. समझ में आया क्या स्टेटमेंट है इसका? इन टॉसिंग अ कॉइन 50 टाइम्स मतलब 50 बार एक कॉइन को टॉस कर रहे हो और आप चाहते हो कितने बार हेड आया. एक बार आया और 49 टाइम्स टेल आया. दो बार हेड आया, 48 टाइम्स टेल आया. ऐसे करके 48 टाइम्स हेड आया और दो बार टेल आया. 49 टाइम्स हेड आया, एक बार टेल आया और 50 टाइम्स हेड आ गया. रोहित शर्मा 16 मैच 16 बार टॉस हारा था. ठीक है. अब आया समझ में? तभी मैंने लिखा था, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ गुलशन सर, देन यू कैन रिलेट दिस एक्सपेरिमेंट विद द कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल करके. ऐसे नहीं कि बचपन से पढ़ा था. हाँ, कि हेड आएगा 1/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी के साथ और टेल आएगा 1/2 टाइम्स. सही है इतना? तो ऐसा हो सकता है. ये वही एग्जाम्पल है जो कुछ दिन पहले लास्ट ईयर पे एक मैच हुआ था. रोहित शर्मा शायद तक अब तक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा था. ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ. 16 बार टॉस हुआ, 16 में से 16 बार ही हार गया. तो नीचे जो कुछ होता है ना परम ज्ञानी, बोलते हैं देखो मैथ्स फेल हो गया. अबे अगर मैथ्स फेल होता ना तो ये यूनिवर्स रन नहीं होता. समझ में आया? तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है. 50 बार टॉस कर रहे हो, ये ऐसा हो सकता है कि 50 बार ही हेड आए. है ना? कई बार ऐसा होता है, देखो लूडो में चार लोग खेलते रहते हैं, एक एक प्लेयर का लगातार 3-4 बार सिक्स आता है. तो आप बोलते हो भाई क्या कर रहा है, कौन सा मंत्र फूक दिया तूने. इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रैंडम वेरिएबल. सही है इतना? ऐसे नहीं कि यार 1/6 प्रोबेबिलिटी, इसकी अगली बार भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, फिर 1/6 है. ऐसा नहीं है वो. हो गया? तो वो एग्जाम्पल सही है. हो सकता है 50 बार ही हेड आए 50 बार टॉस टॉस करने से. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो. थर्ड एग्जाम्पल. इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग आउट है वो एक्चुअली.
In the experiment of taking out four articles, ब्रैकेट में वन आफ्टर द अदर, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग आउट फोर आर्टिकल्स वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर है वो ब्रैकेट पे है, एट रैंडम, एट रैंडम, फ्रॉम अ एलओटी मतलब बंच होता है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ, लॉट या बंच ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल्स, in which in which 6 are defective, 6 are defective। इतना सही है। इसमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है एक्सेप्ट गिवन डेटा। पढ़ो ध्यान से, बोल रहा है हमारे पास एक लॉट ऑफ 20 आर्टिकल है, 4 को विड्रॉ कर रहे हैं, 6 डिफेक्टिव है, इतना ही गिवन कंडीशन है। तो उसका कहने का जो मतलब है उसको नेक्स्ट लाइन पे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, वी वॉन्ट टू नो, वी वॉन्ट टू नो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, number of defective item in the sample of 4, in the sample of 4, in the sample of 4, and not in the particular sequence of, and not in the particular sequence of defective and non-defective articles. We want to, we want to know the number of defective in a sample of 4 items, जो भी है, in a particular not in a particular sequence, मतलब sequence मैटर नहीं कर रहा है। अभी क्लियर हो गया? आगे ये एग्जाम्पल्स हैं, अब नया एग्जाम्पल लिखो अलग से। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स इन सक्सेशन। रिपीट कर रहा हूं, नथिंग टू वरी। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स इन सक्सेशन, इन सक्सेशन। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स इन सक्सेशन। सैंपल स्पेस क्या होता है उसका? सैंपल स्पेस पता है ना हम लोगों को, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, एंड दिस वन। लिखो इसको उसी के नीचे। लिख लिया? आगे लिखो, लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स, लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड obtained, let capital X denotes the number of head obtained, comma, then capital X is a random variable, then capital X is a random variable, and for each outcome, and then capital X is a random variable, and for each outcome its value is given below, and for each outcome value is given below। कैपिटल एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल, लेकिन उसको वो डिफाइन कर दिया हुआ है पहले। पढ़ो क्या था?
लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड, यही है ना? एक्स का नाम क्या है? रैंडम वेरिएबल। हम्म। मल्टीपल एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन पेशेंस लेवल खोना मत, ये उस टॉपिक से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें कम दिमाग लगाना है। उससे उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ता है, यहाँ पे उतना नहीं करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक है, खत्म। ये बताओ एक्स क्या है? एक्स, तो रैंडम वेरिएबल को अब हम आर भी लिखना स्टार्ट कर दे क्या? तुम लोग तुम लोग से सिर्फ पूछ रहा हूं मैं, और तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता। समझ में आएगा तो सोचेंगे, अरे सर हम डिसाइड करेंगे कि आप लिख पाओगे या नहीं। कैपिटल एक्स क्या है? कितने बार रैंडम वेरिएबल वाला वर्ड यूज करोगे? आर भी यूज करो आप। ओके। कैपिटल एक्स का कैपिटल एक्स का नाम क्या है और उसको डिफाइन क्या कर रहे हो? नाउ दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग यू नंबर ऑफ हेड। कितना आया? वन। कितना आ रहा है? एक्स। आगे एच टी, हर एक के बारे में लिखा हुआ है, अब करो काउंट। एक्स टी एच, काउंट करो अभी। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ हेड इन ईच आउटकम। टी टी, स्टार्ट राइटिंग। ये हो गया। इसका कंसर्न प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे। कंसर्न प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड कितना आ रहा है? कितना आ रही है? 1/4। नेक्स्ट वन। ये दोनों तो सेम है, आउटकम देखो इसका वन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड ना, वन हेड नहीं है क्या? ये वन क्या है? नंबर ऑफ हेड काउंट करो, इसमें हेड काउंट करो। अद्भुत, गुड। इसमें वन, इसमें, तो ये दोनों तो रियल वैल्यू है ना, ये भी रियल वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड बताओ। एग्जैक्टली जिसको आप कहते हो एग्जैक्टली वन हेड। नाउ व्हाट अबाउट दैट वन? 1/2। और कैपिटल एक्स की वैल्यू उस टाइम पे कितनी है? और लास्ट वाला एक बार और देख लेते हैं हम लोग, लाइक दिस वन। इसका, इसको बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है ये? नो हेड लिखें, नो हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/4। एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू टू है, वन है एंड, ये एक्स रैंडम वेरिएबल है। वैल्यू बताओ इसका क्या है? जीरो पे है। कितना है वैल्यू? जीरो पे कितना है? तो पहले वो मार्क नोट कर लेता हूं ऐसे, ये जीरो वाला वैल्यू सही है। इसके बाद वन, वन पे दो वैल्यू थोड़ी ना है, वन पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये दोनों मिलाकर वन है। तो ये तो फिर ऐसे कर लो, 1/4 प्लस 1/4। तो वन पे वेन एक्स इज इक्वल टू वन, तब वैल्यू बताओ। ओके, और आगे एक्स इज इक्वल टू, जबकि कैपिटल एक्स, ये जीरो, ये वन, ये टू, हाँ कैपिटल एक्स का नाम बताओ, रैंडम वेरिएबल मत बोलो, मेरे को ही पता है वो। आगे वाला बताओ। That capital X is representing you when you are tossing a coin twice, then how many heads you are having occurrence? तो यही दिख रहा है आपको, जीरो हेड। ऐसा लिख देता हूं मैं, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, ये वाला क्या है? जीरो हेड आया, उसी को लिखा था आप लोगों ने वहां पे। कहाँ गया? नीचे वाला देखो,
कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है? अरे कैपिटल एक्स की तो वैल्यू ही नहीं ये। तो जीरो हेड, ये क्या है, वन है ना? क्या है ये? वन हेड। और ये वाला क्या है? टू हेड। तो वैल्यू और देख लेते हैं, ठीक से लिख लेते हैं। कितना ये हो गया। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कितनी आई थी ये बताओ? हाँ, इसको ना मैं ऐसे नहीं है, ऐप नहीं यूज करता, मतलब ये यूज कर लेता हूँ मैनुअली। जीरो पे कितना आया? वन बाई फोर, गुड। तो ना डॉट नहीं करना चाहिए, ये डॉट तो ऑलरेडी कर चुके तो फिर कंफ्यूजन होगा। कितना ये वैल्यू? हो गया। नेक्स्ट वन। वन पे वैल्यू बताओ, ये वन, वन बाई टू मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। नेक्स्ट वन, टू पे मतलब सेम हाइट। यहां से ये ज्यादा हो गया क्या? वैल्यू मार्क भी कर लेते हैं हम, लिखने का टाइम दूंगा मैं। कितना ये? वन बाई, तो दिख गया सेम हाइट पे। जब सेम हाइट पे तो बार बार क्यों मेंशन करेंगे ये वाला? सबको ऐड करो। हम्म, ये होगा कुछ भी हो जाए, ऑलवेज लॉ बना लो इसको। हो गया। ये ऐसा है, आगे धीरे धीरे क्लियर होगा बेटा, अभी तो हम इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं। पी ऑफ एक्स आई का ग्राफ है, इसका मतलब ये एक्स है जनरल, तो ये एक्स आई बराबर जीरो। इस टाइम पे मतलब इस स्पेस पे एक्स आई की वैल्यू कितनी है? ये पूरा एक कैपिटल एक्स है ना, वो पूरा एक्सिस कैपिटल एक्स है, लेकिन उसका एक वैल्यू क्या है? तो एक्स आई तो जनरल है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे वन, और यहाँ पे धीरे धीरे नोटेशन क्लियर होगा जैसे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी में होता था। वो है रैंडम वेरिएबल। अब डेफिनेशन सुन लो, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो रैंडम वेरिएबल कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ऐसे नहीं कि टू प्लस थ्री आया बेटा प्रोबेबिलिटी आ रही है इसकी। तो क्या पढ़ रहा हूं मैं स्टेटमेंट? अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। टू वन वन जीरो दिख रहा है, ये रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन हुज डोमेन का मतलब मैंने सिंपल बताया था, जिसके काम करने का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हर सैंपल स्पेस के रिगार्डिंग एक आपने रैंडम वेरिएबल लिखा हुआ है, चाहे वो टू हेड हो या जीरो हेड हो या वन हेड हो। इसको फटाफट बनाओ, कल की क्लास में और एग्जाम्पल करेंगे हम, और आज डेफिनेशन कल ही लिखते हैं हम। कल की क्लास में और एग्जाम्पल कराऊंगा और धीरे धीरे ग्राफ क्लियर होगा आपको। अब क्या करना पता है, घर पे ना तीन हेड वाला मतलब तीन कॉइन वाला करके लेकर आना, ठीक है, सही रहेगा। तो उसमें हेड कर लो या टेल कर लो, ग्राफ तो सेम ही बनेगा बेटा। क्लास ठीक था? रैंडम वेरिएबल मिस मत करना बेटा। आपको 2 घंटे के आसपास का पेशेंस लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में पूरा। उसके बाद जब क्लास आओगे तो रैंडम वेरिएबल के धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन क्लियर होता जाएगा, और इसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम पढ़ेंगे वही बर्नौलीज ट्रायल। डेफिनेशन कल देखते हैं, ठीक है। हाउस द क्लास? मुझे अच्छा लगा, तुम लोग का भाड़ में जाओ। कल मिलते हैं सेम टाइम।
रैंडम वेरिएबल की क्लास ऑफ मत करना, इट विल बी इंटरेस्टिंग, लेकिन कल की क्लास में आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, जैसे कि आप प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग लेक्चर पे पेशेंटली वेट कर रहे थे वैसे ही।